Hello everyone, I am Shubhi Gupta and we are here for our lecture number 2 as discussed earlier, that is previous lecture जब हम लोगों ने कल अपलोड किया था उसमें हमने बात की थी lecture 1 में सिलेबस की और हम लोग किस तरीके से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सो लेक्चर 2 में हम आज बात करेंगे स्मृतिज और स्मृतिकार्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन एंड बौधायन के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं, याज्ञवल्क्य पूछा गया था और स्मृतिज पूछी गई हैं। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका सिलेबस अपडेट होता रहा है, तो ये कुछ पोर्शंस इधर उधर भी हो सकते हैं, बट याज्ञवल्क्य और स्मृतिज पहले पूछा जा चुका है। प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिवन अकाउंट ऑफ स्मृतिज एंड स्मृतिकार्स एज अ पार्ट ऑफ लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें आपको 6 के बारे में बताना होगा। आपसे जो जैसे हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एंशिएंट इंडिया में लीगल लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल नोट लिखना होगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको इसका एक शॉर्ट पोर्शन देना पड़ेगा स्मृतिज एंड स्मृतिकार्स का। देन अगर शॉर्ट नोट आएंगे तो आप पे मनुस्मृति में पूछा जा सकता है, नारद स्मृति पूछा जा सकता है। मैंने ये 2 स्मृतिज का ही नाम क्यों दिया है शॉर्ट नोट में, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मनु, नारद एंड याज्ञवल्क्य, इन तीनों लोगों की जो स्मृतिज हैं वो आज प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास कंप्लीट टेक्स्ट अवेलेबल है। बाकी स्मृतिज का कंप्लीट टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, वो फ्रैगमेंट्स में हमारे तक की पहुंची हैं। सो दीज वर दी क्वेश्चंस। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम आगे अपने टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आज हमारा टॉपिक है मनु, राइट। स्मृति एंड स्मृतिकार्स में बात करते हैं मनु की। अब मनु कौन थे, पहले बताओ कौन थे मनु, तब हम मनुस्मृति पहुँचे। अगर हम बात करें मनु की तो हम लोग जानते हैं ही वॉज द फर्स्ट लॉ गिवर इन द कंट्री। मनुस्मृति इज़ नोन एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द इंटायर कंट्री। बट मनु की आइडेंटिटी अननोन है, मतलब एग्जैक्टली कौन पर्सन था वो ये नहीं पता है, क्योंकि कहीं पे उनका नाम वृद्ध बताते हैं, मतलब उनके नाम के साथ अटैच किया जाता है, कहीं उनको बृहत बताते हैं, कहीं पे उनको आदि मानव बोलते हैं। सो एग्जैक्ट आइडेंटिटी इज स्टिल अननोन। बट येस, वेदास में लिखा हुआ है दैट वट एवर मनु सेज इज मेडिसिन। मतलब वेदास जो बता रहे हैं कि मनु की अथॉरिटी सुप्रीम है, मनु ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। दैट मीन्स उस टाइम पीरियड की जो सोसाइटी थी उसकी एग्जैक्ट कह सकते हैं या उसका बहुत अच्छा डिटेल्ड वर्जन मनुस्मृति में हमें देखने को मिल जाएगा कि उस टाइम पीरियड की सोसाइटी कैसी रही होगी। बात करते हैं मनुस्मृति की। अभी उन्होंने बात की सुप्रीम अथॉरिटी है, यस। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। अब सारे चैप्टर्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। एज अ लॉ स्टूडेंट हमें ये जानना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो लॉ पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ 8th चैप्टर, आपको याद रखना है। 8th चैप्टर में क्या दिया हुआ है, 8th चैप्टर में इट इज़ गिवन दैट रूल्स ऑफ 18 टाइटल्स। जो 18 टाइटल्स हम लोगों ने व्यवहार में बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर, सिविल लॉ वाली, तो उसके रूल्स में के बारे में दिया हुआ है अच्छे से। एंड इसमें दोनों रूल्स आ जाएंगे, मतलब दोनों लॉज आ जाएंगे। कौन कौन से, सिविल और क्रिमिनल। सो आपको ये याद रखना है 8th चैप्टर, डू रिमेंबर। मूविंग अहेड विद दैट, अब मनुस्मृति की कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखती हैं। बेसिकली जो ज्यूरिस्टिक फॉर्मुलेशंस हैं, जो लॉ पर्सपेक्टिव से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें वो ध्यान रखनी है। सो मनुस्मृति में दिया हुआ है कि लॉ इज़ किंग ऑफ किंग्स। बेसिकली मनुस्मृति ने भी सपोर्ट किया है कि लॉ मीन्स किंग इज सबऑर्डिनेट टू लॉ, क्योंकि पहले जितने भी टेक्स्ट लिखे जा चुके हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, धर्म है। धर्म मतलब ड्यूटी, लॉ। तो लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट है, किंग से भी ऊंचा है धर्म। सो इसीलिए मनु ने भी बोला है कि किंग इज सबऑर्डिनेट टू लॉ, किंग इज़ जस्ट अ लॉ एनफोर्सर। किंग की और चीज़ों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास अथॉरिटी थी दंड देने की, क्योंकि दंड को एक सेक्युलर इंस्ट्रूमेंट माना गया है जो किंग के पास होगा। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। इससे एक तो ये रहेगा कि कोई ब्रीच करने को सोचेगा नहीं लॉ को, एंड सेकेंडली अगर ब्रीच करेगा तो पनिशमेंट पाएगा, दंड मिलेगा उसको। सो लाइकवाइज मनुस्मृति में ये चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं।
और मनुस्मृति की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि मनुस्मृति की लैंग्वेज कैसी है। ऑब्वियसली संस्कृत है, बट कैसी लैंग्वेज है? क्लियर है, कंसाइज है, बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाइड वे में दिया हुआ है, कोजेंट है। सो ये चीज़ें हमें याद रखनी है मनुस्मृति के बारे में, अबाउट इट्स लैंग्वेज ऑल्सो। अथॉरिटेटिव रिजर्वॉयर है। कस्टम्स के बारे में मनुस्मृति में क्या दिया हुआ है? कस्टम्स को माना गया है, नहीं माना गया है, फेवर किया है मनु ने, नहीं किया है? यस, मनु ने कस्टम को सदाचार कहा है। एंड ही सेड कि कभी भी कोई लॉ बने तो उसको कस्टम को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब कस्टम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना लॉ है, ये मनु कहते हैं। मोर ओवर हमें कस्टम्स की वजह से एक विविड आइडिया मिल जाता है उस सोसाइटी के बारे में जहाँ पे मनु रहते थे और जिसकी उन्होंने पूरी व्याख्या दी हुई है। सो लास्ट लाइन फॉर मनुस्मृति आई कैन से कि मनुस्मृति जब लिखी गई उस पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज़ अराउंड 200 BC, उस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर ये इच्छा थी कि हमारे पास कोई ऐसी कंपेंडियम होना चाहिए, कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें जो एक लीगल ट्रिटाइज हो, जिसको हम लीगल ट्रिटाइज मान सके। सो मनुस्मृति ने लोगों की वो इच्छा पूरी की, उस टाइम पे लिखी गई। दैट इज़ वाई मनुस्मृति इज़ रिवर्ड टिल टुडे। ओके, moving ahead with our next topic, that is याज्ञवल्क्य। Okay, I see। एक चीज़ मनु के बारे में और याद रखना, मनु was an orthodox Brahmin। He supported Brahmanism and therefore जनरली अगर हम बात करें तो मनु के जो स्टांसेस हैं विमेन और शूद्रास को लेकर वो थोड़े हार्श हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मनु वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो ब्राह्मणिज्म को रिवाइवल करने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे थे। देयरफॉर ही इज सीन एज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मणिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। और यस, इसीलिए वो कहीं ना कहीं हार्श हो गए हैं अबाउट विमेन एंड शूद्र। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में बात करते हैं। अब याज्ञवल्क्य कौन थे? याज्ञवल्क्य, रिमेंबर हम लोग ने बोला था कि कोई किसी स्कूल को बिलोंग करता है, कोई किसी शाखा को बिलोंग करता है, जो जिस भी टेक्स्ट को एज अ बेस यूज़ करता है। सो वैसे ही याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद को अपना बेसिक टेक्स्ट यूज़ किया है। यस, ऑल्दो मनुस्मृति पे वो बेस्ड है याज्ञवल्क्य स्मृति। इट वॉज रिटन अराउंड बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। सो यस, मनुस्मृति पे बेस्ड है, बट याज्ञवल्क्य बिलोंग टू शुक्ल यजुर्वेद स्कूल ऑफ थॉट। इनकी स्मृति ज़्यादा सिंथेसाइज्ड है, ज़्यादा कंसाइज है। इन्होंने कोशिश की है कि रिपीटिशन ना हो। व्हाट काइंड ऑफ रिपीटिशन? मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट ना किया जाए, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं। वो चीज़ उन्होंने अवॉइड की है। तो बिकॉज अवॉइड की है, दैट मीन्स उनका जो कंपेंडियम है, उनकी जो स्मृति है, वो थोड़ी सी कंसाइज हो गई है। सो दैट इज़ वाई ब्रेविटी मतलब ब्रीफनेस इज द हॉलमार्क ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। ये चीज़ समझ में आ रही ना? ब्रेविटी मतलब शॉर्ट में मनुस्मृति में हमें चीज़ें, याज्ञवल्क्य स्मृति में हमें चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए ब्रेविटी इज़ द हॉलमार्क ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति। एंड ही बिलोंग टू द नॉर्दर्न बिहार एरिया, मिथिला। शुक्ल यजुर्वेद को बिलोंग करते थे एंड बृहदारण्यक उपनिषद स्कूल को भी बिलोंग करते थे। इनकी स्मृति को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, प्रॉपरली अरेंज किया गया है सेक्शन वाइज। एंड अब हम बात करते हैं इनके ज्यूरिस्टिक फॉर्मुलेशंस की। कहीं कहीं जगह ये मनु से थोड़े से डिफरेंट है। कैसे? सोसाइटी चेंज हुई, बेसिक थॉट यही था ना जो बताया था। सो एज अ सोसाइटी वॉज चेंजिंग, तो यस, इन्होंने अपनी स्मृति में उस सोसाइटल चेंज को भी दिखाया है। कैसे दिखाया है? मनुस्मृति बेस माना है, जो चीज़ें मनु ने बात की हैं ऑब्वियसली उन्होंने बात की हैं, बट कहीं कहीं कुछ इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट आ जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनकी सोसाइटी डिफर होने लगी थी। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे मनु ने डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर लॉ नहीं दिया है, इन्होंने प्रोसीजर लॉ की डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। इनकी स्टाइल बहुत ही फ्लोइंग और डायरेक्ट है। ठीक है, सो बात करते हैं। अच्छा चलो, ज्यूरिस्टिक फॉर्मुलेशंस की। मनु ने बताया था कि ऑल्दो किंग इज सबऑर्डिनेट टू लॉ,
बट किंग को ये शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है। सो मनु के अकॉर्डिंगली किंग के पास डिवाइन अथॉरिटी है रूल करने की, डिवाइन अथॉरिटी है लॉ बनाने की। बट ऐसे कोई भी डिवाइन राइट्स याज्ञवल्क प्रमोट नहीं करते हैं। याज्ञवल्क ऑब्वियसली ही सेड दैट किंग इज सबऑर्डिनेट टू लॉ, बट डिवाइन राइट ऑफ किंग को सपोर्ट नहीं किया है याज्ञवल्क ने। उसी के बारे में अगर आगे बात करें तो यस, दंड के बारे में जो हम लोगों ने मनु के बारे में बात की थी कि यस ही सपोर्टेड दंड पनिशमेंट, तो याज्ञवल्क ने भी प्रमोट किया है कि यस किंग के पास एज अ लॉ एनफोर्सर उसके पास ये शक्ति है कि वो दूसरों को दंड दे सकता है। व्हाट आर दी अदर थिंग्स? हम लोगों ने बात की कि मनु बहुत ही हार्श थे बिकॉज ही सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म। याज्ञवल्क ऑल्सो सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म, बट ही वॉज नॉट दैट हार्श जैसे कि मनु थे। ही वॉज अ लिबरल सेज। लिबरल सेज क्योंकि उन्होंने बताया है कि विमेन को प्रॉपर्टी में हक मिल सकता है, उनको राइट है उस चीज़ को होल्ड करने का। एंड शूद्रास के बारे में भी उनका व्यू थोड़ा लिबरल रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने मॉडल किंग की एक डिफिनीशन दी हुई है कि एक मॉडल किंग कैसा होना चाहिए, उसको क्या चीज़ें फॉलोअप करनी चाहिए, राइचियस होना चाहिए, अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकेंडली कस्टम्स की बात करें तो इन्होंने बोला है कि ऐसे कोई लॉ ना बने जो कस्टम्स को अपोज करते हैं। सो इन्होंने भी कस्टम्स को फेवर किया है इन दी प्रेवलेंट सोसाइटी। देन याज्ञवल्क स्मृति इज़ अ ग्रेट एडवांसमेंट ओवर मनुस्मृति। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने रिलीजियस और पॉलिटिक्स को अलग करने की कोशिश की है, एटलीस्ट कोशिश की है। ठीक है, सो मूविंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नारद स्मृति। अब नारद स्मृति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। नारद स्मृति डील्स विद ओनली सिविल लॉ एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी तक की मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति के बारे में सबसे पहला सेंटेंस क्या पढ़ा था कि ये वो स्मृतिज हैं या ये वो धर्मशास्त्र हैं जिसके टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है कंप्लीट फॉर्म में। अप्रॉक्सीमेटली डेट क्या है? 200 AD। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लीगल कोड विच इज़ मोस्टली फ्री फ्रॉम मॉरल एंड रिलीजियस फीलिंग्स। थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सिविल लॉ पे बेस है इनका वर्क। एंड देन ही ऑल्सो डील्स विद लॉज ऑफ प्रोसीजर एंड प्लीडिंग्स इन डिटेल। बहुत डिटेल में दिया हुआ है। क्या चीज़ें डिटेल में नहीं दी हुई है? दैट इज सब्सटैंटिव लॉ। इनकी स्मृति को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में इन्होंने जुडिकेचर के बारे में बात किया है और सेकंड में 18 टाइटल्स ऑफ लॉ के बारे में बात किया है। ओके, प्लस नारद स्मृति में ऑब्वियसली अब जैसे जैसे हम आगे टेक्स्ट में बढ़ रहे हैं क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो रही है, क्लैरिटी ज़्यादा हो रही है और एडवांसमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। सो नारद स्मृति भी ज़्यादा क्लैरिफाइड है, ज़्यादा अच्छे से लिखी गई है in a more systematic way. Coming to its juristic formulations क्या है? Again, it is written in very systematic and exhaustive treatise which is written for the rules of law. Secondly, नारद ने अपनी सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को बहुत ही बोल्डली एक्सेप्ट किया है। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने जो सोसाइटी में चेंज हो रहा था, अगर उन्हें लगा कि मनुस्मृति या याज्ञवल्क स्मृति में जो चीज़ें दी हुई हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, तो नारद ने वो चीज़ें सपोर्ट नहीं की है, उसके अलावा या उससे डिफ्रेंशिएट होकर बातें लिखी हुई हैं। सो दिस वॉज द बोल्ड स्टेप टेकन बाय नारद। किंग के बारे में बात करें तो उन्होंने किंग को डिवाइन नहीं माना है। डिवाइन अथॉरिटी दी थी मनु ने, इन्होंने डिवाइन नहीं माना है। सेकेंडली, इनका मानना है कि किंग सबऑर्डिनेट तो है लॉ के, लेकिन किंग के पास वो अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सके। कस्टम्स की बात करें तो कस्टम को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या बोला है कि कस्टम्स जो है हमारी सोसाइटी में वो सेक्रेड लॉ से भी ऊंचे हैं। बाकी के लोग जितने भी स्मृतिकार थे उन्होंने ये माना है कि कस्टम्स लॉ को सप्लीमेंट करते हैं। इनका मानना है कि कस्टम लॉ के ऊपर है। कौन से लॉ के? सेक्रेड लॉ के ऊपर है।
ठीक है। प्लस ही इज़ ऑल्सो द मीन्स ही इज़ ऑब्वियसली अ प्रोग्रेसिव सेज, क्योंकि यस याज्ञवल्क्य लिबरल थे, ये प्रोग्रेसिव हैं, इन्होंने और क्या लीनियंट व्यू रखा है विमेन एंड शूद्रास के बारे में। एंड प्लस नारद स्मृति देयरफॉर इज द फाइनेस्ट ऑफ द धर्मशास्त्र विच रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली द किंग मेकिंग लॉ, की सेक्रेट लॉ के ऊपर आता है, बट किंग के जो लॉ होते हैं वो सेक्रेट लॉ को ओवरराइड भी कर सकते हैं। मतलब अगर कभी क्लैश हुआ किसी किंग के लॉ में और किसी सेक्रेट लॉ में, तो किंग का जो लॉ होगा वो ऊंचा पाया जाएगा। बट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म वो नहीं मानते हैं कि किंग के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, किंग की पावर लिमिटेड होनी चाहिए, बट किंग जो लॉ बनाएगा वो सेक्रेट लॉ से ऊंचा होगा, ऐसा नारद मानते हैं। ठीक है, ओके, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। देन मूविंग अहेड विद आवर टॉपिक दैट इज बृहस्पति। अब बृहस्पति, यस अगेन हम लोग ने जो बात की थी कि अब हमारे पास जो भी स्मृतिकार आएंगे उनकी स्मृति थोड़ी बहुत फ्रैगमेंटेड वे में हमारे पास पहुंची हुई है। सो मूविंग विद दिस डॉक्यूमेंट ओनली, सी बृहस्पति की जो स्मृति है वो भी मनु के क्लोज है, दैट इज उन्होंने भी मनु से सिमिलरिटी रखते हुए लिखा हुआ है। इन फैक्ट इट इज सेड टू बी अ वर्टिका ऑन मनु स्मृति। प्रीमियर प्लेस है जो कोड ऑफ मनु का, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर कहीं वो मनु से अपने थॉट्स डेविएट करने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने हेजिटेट नहीं किया है अलग होने में। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली सोसाइटी चेंज हुई। सोसाइटी चेंज का ही नतीजा है कि लोगों की स्मृतिज में इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट आ रही हैं। बेसिक थॉट ये हमेशा याद रखना। ये जो लास्ट स्टेज ऑफ लीगल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसमें बृहस्पति भी आते हैं अलॉन्ग विद याज्ञवल्क्य, नारद एंड कात्यायन। तो ये चार लोग लास्ट स्टेज ऑफ लीगल डेवलपमेंट में आते हैं। मूविंग अहेड विद दैट, अच्छा ठीक है, बृहस्पति ने बहुत ही डिटेल में प्रोसीडिंग्स के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि 4 कोड होते हैं। मनु स्मृति में लिखे थे 7 कोड होते हैं, बट बृहस्पति ने 4 कोड बेसिकली बताए हैं। 4 कोड कौन से हैं? एक है जो फिक्स होगा, दैट इज प्रतिष्ठित। एक होगा जो मूव करता होगा, दैट इज अप्रतिष्ठित। एक होगा जिसमें चीफ जज जो होगा वो सुप्रिटेंड करेगा, उसे मुद्रित कोड कहते हैं। एंड लास्ट इज शासित कोड, दैट इज जिसमें किंग बैठा होगा एज अ जज। ठीक है, ये 4 कोड्स दिए हैं बृहस्पति ने। 3 बाकी के कोड्स कौन से हैं जो मनु ने बताया है कि फॉरेस्ट में एक कोड होता है जो फॉरेस्टर्स के लिए होता है, सोल्जर्स के कैंप में भी एक कोड होता है, और कारवा मर्चेंट्स का भी एक कोड होता है, ऐसा मनु ने बताया है। तो टोटल नंबर 7 है, बट बृहस्पति ने सिर्फ 4 कोड्स के बारे में बात की है। कौन कौन से? प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, शासित एंड मुद्रित। ठीक है, बृहस्पति की जो स्मृति है दैट सरपासेस मनु एंड याज्ञवल्क्य स्मृति, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गई है। एंड अप्रोचेस द लेवल ऑफ नारद एंड कात्यायन। नारद और कात्यायन की स्मृति तक की पहुंचने की कोशिश की है। मतलब ज़्यादा एडवांस स्मृति किसकी है? नारद और कात्यायन की। बृहस्पति स्मृति इज ट्राइंग टू रीच दैट लेवल एंड हैज़ सरपास्ड मनु स्मृति एंड याज्ञवल्क्य स्मृति। इन्होंने बताया है कि 12 काइंड के विटनेस होते हैं। इनकॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है? मतलब जिसकी हम बात नहीं मानेंगे, जिसकी विटनेस को वैल्यू नहीं दी जाएगी, किसके विटनेस को वैल्यू दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इनफैक्ट पीनल लॉ की भी इन्होंने बात की है कि पीनल लॉ जैसे कि इन्होंने भी आई फॉर एन आई वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सी द लास्ट लाइन फॉर बृहस्पति, अकॉर्डिंग टू हिम इफ द अब्यूज रिटर्न्स द अब्यूज, one who is struck returns the blow, and one who is attacked kills the assailant, he commits no crime or no offense. That means अगर आपको किसी ने मारा है आप पलट के मार दो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। This is the thinking of बृहस्पति। ओके, मूविंग अहेड विद दैट, अब हम आते हैं बौद्धायन पे। बौद्धायन की स्मृति हम लोग ने बात बार बार की है कि बिट्स एंड पीसेज में है, तो बौद्धायन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बौद्धायन के बारे में आपको जितना जानना है उतने इतने पॉइंट्स याद रखना कि ही बिलोंग टू कृष्ण यजुर्वेद स्कूल।
ये कौन से एरिया को बिलोंग करते थे? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड इन्होंने किन टॉपिक्स पे बात की है? इन्होंने बात की है सनशिप पे, मैरिज पे, डिवोर्स में, अडॉप्शन में, इनहेरिटेंस में, इन सब चीज़ों पे बात की है। प्लस इन्होंने अपने टाइम पीरियड के कस्टम्स की बात की है जिस एरिया में वो रहते थे, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई अपने मामा की बेटी से शादी करना चाहे तो वो उस टाइम पे हो जाती थी। इट वॉज देयर कस्टम, मतलब उस एरिया का कस्टम था। प्लस अलॉन्ग विद दैट इन्होंने नॉर्दर्न एरिया के भी कस्टम्स की बात की है। दिस इज़ ऑल अबाउट बौद्धायन एंड यू नीड टू रिमेंबर इट, जस्ट इट। ठीक है, लास्ट है हमारे कात्यायन। अब कात्यायन के बारे में क्या दिया हुआ है कि कात्यायन अलॉन्ग विद बृहस्पति एंड नारद, बृहस्पति, नारद एंड कात्यायन, ये तीन लोगों को ट्रायम्वरेट कहा जाता है, मतलब तिकड़ी, ट्रायम्वरेट इन द रेल्म ऑफ हिंदू लॉ एंड प्रोसीजर, क्योंकि ये तीन लोग हैं जिन्होंने लॉ एंड प्रोसीजर पे बहुत डिटेल्ड में बात की हुई है। सो कात्यायन का वर्क हमारे पास कंप्लीट तो आता नहीं है, इसको कंपाइल किया गया है जैसे जैसे अलग अलग राइटर्स ने, स्मृतिकार्स ने लिखा हुआ है। जब जैसे जैसे लीगल डेवलपमेंट हुआ हमें इनका कोड मिलता गया। इनका कोड बहुत ही ज़्यादा रैशनल और रिफ्रेशिंग है, मतलब बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, तो इट गिव्स अ वेरी गुड अकाउंट टू रीड। प्लस इन्होंने बताया है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, मतलब कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए उसमें, जैसे कि जज हैं, मिनिस्टर है, ऑब्वियसली किंग तो होगा ही होगा एग्जामिनिंग डिस्प्यूट के लिए, ब्राह्मण्स हैं, पुरोहित हैं, एसेसर्स हैं, ये सब लोग होने चाहिए। जैसे नारद और बृहस्पति देते हैं कि कैटेगरीज ऑफ स्टेट दी है, वैसे ही कात्यायन ने भी उस चीज़ को अप्रूव किया है। इलेबोरेट कोर्ट प्रोसीजर्स दिए हैं कि कौन कैसे आएगा, किसको कौन लाएगा, कैसे विटनेस प्रेजेंट किया जाएगा, जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उनका डिटेल वर्जन मिलता है हमें। प्लस कात्यायन का ये कहना है कि जो एडजॉर्नमेंट देते रहते हैं, नेक्स्ट डेट जिसे हम कहते हैं, तारीख पे तारीख, वो चीज़ नहीं फेवर करते हैं कात्यायन। ठीक है, फिर आंसर्स की बात करते हैं कि कोई अगर आंसर देना चाहे तो 4 तरीके के आंसर होते हैं। एडमिशन, हाँ बोल दो, डिनायल, ना बोल दो, प्रोटेस्ट करो, दैट मीन्स एक स्पेशल प्ली दो कि फिर से सुनिए मेरी बात। एंड फोर्थ इज़ रेफरेंस टू फॉर्मर जजमेंट, कि आप बता दीजिए कि पहले जजमेंट जो पहले केसेस पास हुए हैं उसमें क्या जजमेंट दी गई थी, उससे आप रेफरेंस लेकर बात करें। तो 4 तरीके के आंसर्स बताए हैं कात्यायन ने। देन इन्होंने बोला है कि जो रॉयल एडिक्ट होता है, मतलब ऑब्वियसली जो यूजेजेस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उसको मानना चाहिए, पर जो रॉयल एडिक्ट होता है, जो रॉयल लॉ है, जो किंग लॉ पास कर रहा है, वो रेगुलेशन जो वेदास में दिया हुआ है उस रेगुलेशंस को वो क्रॉस या वायलेट नहीं करेगा। इन्होंने वेदास की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखी है मोर देन किंग्स लॉ। ओके, देन लास्टली उन्होंने ये भी दिया है कि क्राइम्स जो है उनको हम 4 ब्रॉड हेड में पढ़ सकते हैं। अब्यूज़ है, डिफेमेशन, असॉल्ट, थेफ्ट एंड क्राइम्स ऑफ वायलेंस, जिसमें कि कात्यायन बोलते हैं कि जो थेफ्ट है दैट इज़ कॉमनेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है दैट इज़ थेफ्ट, चोरी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इनकी जो स्मृति है वो बाकी स्मृति पे बेस्ड है, मनुस्मृति पे बेस्ड है, बट इन्होंने इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन भी दिए हुए हैं, अपना काम किया है, इसीलिए बृहस्पति और नारद के साथ इनको ट्रायम्वरेट में जोड़ा जाता है। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो। अब एक बार जल्दी से हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? चलो, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट मनुस्मृति। चलो बताओ मनुस्मृति में क्या याद रखना है, या चलो कुछ चीज़ें बताते हैं। डिवाइन अथॉरिटी ऑफ किंग, यस। पावर ऑफ दंड, यस। 12 चैप्टर्स, 8 चैप्टर, 18 टाइटल्स, डिस्क्राइब रूल्स बताए गए हैं। देन मनु कौन थे, आइडेंटिटी क्या है, कौन कौन से निक नेम्स उनके साथ, मतलब एडजेक्टिव उनके साथ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कस्टम्स क्या है, कस्टम्स का उन्होंने नाम क्या दिया है, सदाचार दिया हुआ है। उनकी लैंग्वेज कैसी है, मनुस्मृति के हो गया। फिर आते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति पे। याज्ञवल्क्य स्मृति का क्या दिया हुआ है कि याज्ञवल्क्य कौन से एरिया को बिलोंग करते थे, किसी स्कूल को बिलोंग करते थे, उनकी स्टाइल कैसी है, उनके सिस्टमैटिक है नहीं सिस्टमैटिक है, कौन सी ईयर में लिखा गया,
डिवाइन राइट ऑफ किंग को मानते थे कि नहीं मानते थे, कस्टम के बारे में उनका क्या मानना था। अपने आप से रिवाइज करते रहना, जैसे कि हम लोग ने कल किया था। दिस इज़ अ गुड वे टू रिवाइज जो भी अभी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। नारद स्मृति के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे कि नारद स्मृति ने, मतलब नारद कौन सी एरिया को बिलोंग करते थे, नेपाल। और नारद स्मृति में किसकी चीज़ पे, मतलब कौन सी सिर्फ सब्जेक्ट मैटर है, सिविल लॉ। और किंग के बारे में उन्होंने क्या बोला है, डिवाइन अथॉरिटी को मानते हैं क्या, किंग को सुप्रीम मानते हैं क्या, किंग के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दीज आर थिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट नारद स्मृति। आई होप यू आर रिवाइजिंग ऑन योर ओन। ब्रेविटी किसका हॉलमार्क है, कौन से वर्क का, किस टाइप के, 4 टाइप के आंसर्स किसने बताए हैं, वो कौन कौन से आंसर्स हैं। 4 तरीके के कोड किसने डिस्क्राइब किए हैं, मनु ने कितने टाइप के कोड डिस्क्राइब किए थे। आर यू गिविंग आंसर्स ऑन योर ओन और नॉट, जस्ट डू गिव। किसने 4 टाइप के क्राइम बताए हैं, कौन कौन से 4 टाइप के क्राइम बताए गए हैं। हु बिलोंग टू कृष्ण यजुर्वेद स्कूल, ठीक है। सो ये ऐसे करके हम बात कर सकते हैं सारे स्मृतिकार्स की, और हम रिवाइज भी कर सकते हैं इजीली। सो आई होप दिस वीडियो इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। डू वॉच इट एंड प्लीज़ रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।